फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मुल्क में जारी महंगाई की लहर के हवाले से कि यहाँ पर आज जो लोगों से आटा भी छीना जा रहा है, चीनी भी छीनी जा रही है, सब्जियाँ दालें भी छीनी जा रही हैं। तो क्या वजह है कि लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, कीमतों में कमी नहीं आ रही, फ्यूल की कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं, डॉलर नीचे भी आ गया। तो इसका इम्पैक्ट आम मार्केट पर क्यों नहीं पड़ रहा? आम लोगों को किन मसाइल का शिकार बनाया जा रहा है? किसान खाद के लिए रो रहा है, किसान पानी के लिए रो रहा है, जो उसकी बीज है वो महंगा हो गया, फ्यूल उसका महंगा हो गया, पैदावारी लागत बढ़ गई है, मुनाफा की शरह कम हो गई है। जबकि दूसरी जानब फूड आइटम्स उनकी जो रेट्स है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, नुकसान में कौन रह रहा है? ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात की जाए अगर यहाँ पर महंगाई के हवाले से, तो यकीनन जब कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट करती है, कभी वो 250 तक जा रही है, कभी नीचे आके 213 तक रुक गई है। तो इस दौरान जो है वो कीमतों में महंगाई का जिसको तूफ़ान कहते हैं वो मार्केट में आ जाता है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मशीनरी हो, तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ पर वो कीमतें पहले मौजूद होती हैं, जैसे अभी डॉलर 215 पे खड़ा है, तो तब की जो कीमतें थी वो वापस नहीं आती। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? और क्या जो फूड आइटम्स लोगों की पहुंच से दूर की जा रही हैं, तो इसको किसानों को कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा क्लेम कर चुके हैं कि उनके दौरे हुकूमत में महंगाई की वजह से किसानों ने बहुत पैसा कमाया। तो यहाँ पर किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। तो सब मुझे बताइएगा, महंगाई का किसान को फ़ायदा होता है? फूड आइटम वो महंगी बेच लेता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CD41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे मसाइल को वक्तन फ़वक्तन लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। असल में जो महंगाई है ना, ये वो किसी ज़ुमरे में भी वो महंगाई काउंट होती है, उसका जो फ़ायदा है वो नहीं होता। जब खाद महंगी होगी, तेल महंगा होगा, लेबर महंगी होगी, तो ज़िम्मेदार के जो वक्ती तौर पे वो चीज़ महंगी बिकेगी भी, तो उसको फ़ायदा नहीं होता। बहुत कम रेशो से उसको पैसे बचते हैं। हाँ, फ़ायदा होता है बड़े ज़िम्मेदार को, जो 5-7 मरबे का माल ज़िम्मेदार है या इससे ज़्यादा का है। जो 5-4 एकड़ का ज़िम्मेदार है, उसका तो अपना ही पूरा नहीं होता। तो वो जब महंगाई जो होती है, उसको खाद महंगी लेनी पड़ती है, उसको तेल महंगा लेना पड़ता है, उसकी लेबर जो छोटी मोटी थे वो शहर तक उसके पहुँचते तक उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। भाई महंगाई ज़्यादा, ज़िम्मेदार कहेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा एक स्पेल आया था जिसमें कमाल का थोड़ा रेट अप हो गया था, गंदम का रेट ज़्यादा मिला, तो ज़िम्मेदार ने थोड़ा सा उससे गेन किया है। लेकिन महंगाई के जब इसकी बेसिक चीज़ें महंगी हुई तो आखिर तक वो ज़िम्मेदार पिसता ही जाएगा। जो सब ज़िम्मेदार को तो अपनी फूड अपनी मिल जाती है ना सस्ते दामों में। नहीं, उसके घर की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब वो बाकी चीज़ें ख़रीदने जाता है तो उसको वो चीज़ देकर ही लेना पड़ती है ना, तो वो इसलिए उसका तबादला तो करना ही पड़ता है। खाद का क्या इशू चल रहा है? खाद तो काफ़ी महंगी है। DAP 15,000 तक मिल रही है, दूसरा यूरिया जो है 2600-2700 तक बल्कि दस्तयाब ही नहीं है, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो जब ऐसी चीज़ें जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, जिससे फसल को हमने बढ़ोतरी करनी है या उसका ज़्यादा करना है, तो जब वो ही नहीं बढ़ेगी, फसल ज़्यादा ही नहीं होगी, तो फिर ज़िम्मेदार क्या करेगा? क्या असर पड़ रहा है उसका आम लाइफ पर? उसका आम लाइफ पर यही है कि वो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है ज़िम्मेदार की, तो उससे उसकी जो वैल्यू है चीज़ की वो कम हो रही है। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। जी बताइएगा, आपका क्या इशू है लाइफ स्टॉक के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए ज़िम्मेदार, ये मेरा मुशाहदा है कि फैसलाबाद एक ऐसा ज़िला है जिसमें छोटे ज़िम्मेदार ज़्यादा रहते हैं, और छोटे ज़िम्मेदार का ज़्यादा जो निसार है आमदन का वो माल मुआशी है। तो आजकल ये जो बीमारी आई हुई है लंपीस जिसे कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुकूमत इसका कोई एक्शन भी नहीं ले रही। वैक्सीनेशन नहीं हो रही? वैक्सीनेशन महकमा लाइफ स्टाइल कहता है कि इसकी वैक्सीनेशन ही नहीं, और जब अस्पतालों में जाते हैं छोटे ज़िम्मेदार अपना माल मवेशी लेकर जो मुतासर होते हैं, तो वो कहते हैं जी इसका कोई ऐसा कम्पिटेंट इलाज ही नहीं है।
इसका तहकीक भी नहीं की गई, इस बारे में कोई जस्तजू भी नहीं की गई। तो ज़िम्मेदार छोटा जाए जिसका सारा इन्हसार मईशत का उस माल मवेशी पर है, वो पिस्त कर रह गया, बेचारे का कोई परेशान हाल ही नहीं। एक दो माल मवेशी उसके सारा इन्हसार, छोटा ज़िम्मेदार 4 एकड़ का 2 एकड़ का वो फसल नहीं तकते हैं अपना बेचता मार्केट में। वो महंगे दामों खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, लेकिन वो जो चारा होता है वो अपने माल मवेशियों को वो डाल के माल मवेशी फ़रोख्त करता है। तो जिसका माल मवेशी मर जाए तो उसकी तो सारी आमदन ख़त्म होगी, उसका तो ज़रिया मुआशी सारा ख़त्म हो गया। तो हुकूमत को छोटे ज़मींदारों को जिनके ये माल मवेशी मर रहे हैं उनको सब्सिडी भी देनी चाहिए, क्योंकि वो भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। क्या एवरेज है फ़ी गाँव जानवर मरने की? ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ फैसलाबाद के जो दूर दराज के इलाके हैं रावी साइड पे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं। मैं ये मुशाहदा में आया कि वहाँ आम ये गाय वगैरह बछड़े वगैरह मर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा रेशो है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान रहनुमा मौजूद है। कल्लू साहब, क्या कहेंगे आप? जो चीज़ें तो आपने देख ली, कोई भी चीज़ जो है वो सेट नहीं बैठ रही, तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो किसान है वो भी बराबर मुश्किलात का शिकार है, हर बंदा मुश्किलात का शिकार नज़र आता है? तो क्या इसकी वजह सिर्फ महंगाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। आप हमारे मसाइल पे पहले भी डिस्कस करते रहे और आला वालों तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया आपका कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं और फिर हमारी आवाज़ पे गवर्नमेंट भी कान पे झूं रेंगती है। वरना हालात तो इस तरफ जा रहे हैं कि महंगाई बार बार, अगर आप तेल बढ़ा देंगे, छोटा ज़िम्मेदार 3 से 5 एकड़ का जो ज़िम्मेदार है वो क्या करेगा? उसके पास तो ना तो मशीनरी है, वो किराए पे मशीनरी रह के आता है, उसका रेट बढ़ जाता है किराए का। वो अपनी फसल जो कास्ट करता है मंडी तक पहुँचाता है, उस पर उसका किराया बढ़ जाता है। ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं कि वो क्या करेगा? 3-4 जानवर, मेरे साथी ने एक ने बीमारी पे डिस्कस की है, 3-4 जानवर हैं उसके पास, वो 1 या 2 किलो दूध घर में रख के बाकी दूध पैदा करता है, गोश्त पैदा करता है, और वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इस मुल्क में, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है छोटा ज़िम्मेदार। लेकिन क्या है कि उसके जानवर बीमारी से मर रहे हैं, उनका परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइफ स्टॉक वाले कहते हैं कि लेके जाओ यार, इसका इलाज ही नहीं दराफ्त हुआ। मेहनत थोड़ी बहुत कर रहे हैं लाइफ स्टॉक वाले, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि खुदारा इस पर रिसर्च करो। आप तो वो पंजाबी में कहते हैं गोका जानवर, गाय बैल बछड़ा वगैरह, अब तो वो दूसरे जानवरों में जो भैंसा है उनमें भी वो बीमारी फैल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो वैक्सीनेटर नहीं आपके पास आ रहे? नहीं, वैक्सीनेटर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वैक्सीनेशन है ही नहीं, दवाई इसका इलाज नहीं दराफ्त हुआ। ये जो बड़े बड़े अयूब रिसर्च में डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनका काम है रिसर्च करें। मुझे तो ये हालात नज़र आ रहे हैं, पहले गोके थे, अब मैरू में आ रही है। पंजाबी में गोका बोलता हूँ, और मैरू जानवर जो भैंसा वगैरह होते हैं उनमें आ रही है। कहीं ऐसा ना हो खुदारा कि इस वक्त आने से पहले मेरे मुंह में ऐसी ज़बान ना हो कि कोई ऐसा लफ्ज़ अदा हो कि अगर इनमें आ रही है, खुदा ना करे कि ये इंसानों में बीमारी फैलने लगे। इससे पहले इसका इलाज दराफ्त करो और हमारे ज़मींदार को फैसिलिटेट करो उसके घर जाके, ना कि उसे अपने 2 जानवर पकड़ के हॉस्पिटल में लाने पड़े। वहाँ जाओ, उनका इलाज करो और उनको मोटिवेट करो, वर्कशॉपें करो, उन लोगों को आगाह करो, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार, छोटा ज़िम्मेदार जो है उसके पास अवेयरनेस नहीं है। उन लोगों में अवेयरनेस पैदा करो। अवेयरनेस पैदा करने के बाद उन लोगों को बोलो कि जानवर जिनमें बीमारी है वो अलहदा कर दें, उसका इलाज कैसे करना है, उसके क्या लवाजमात है। जब उसे इल्म ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? एक नंबर 2 आ गया खाद का मामला वहीं पे वहीं अटका हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये गवर्नमेंट वाले, PTI पंजाब में है, KPK में है, पीपल पार्टी सिंध में है, वफाक में है, नून या वफाक में, तमाम हुकूमत पार्टियाँ मज़े लूट रही हैं, लेकिन एक दूसरे को चोर चोर बोल रही हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि इनको कोई ऐसा काम करे। खुदा के लिए पब्लिक का सोचो, ज़िम्मेदार का सोचो। वो जो छोटा मज़दूर है जो 700 या 800 रुपया दिहाड़ी लेके आता है, उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 2
फ़र्द हो आप हैं, 5 फ़र्द का 500 में 700 में बजट बना दो कि डेली उसका खाना ही नहीं 3 वक्त का पूरा होता। ऐसे ऐसे मैंने हालात देखे हैं कि ऐसे मज़दूर देखे हैं, चूँकि मैं मज़दूर वर्कर हूँ, मैंने ऐसे मज़दूर देखे हैं कि जिनके घर में सिर्फ 2 वक्त का खाना पकता है। कहीं अगर उसकी दिहाड़ी ज़ाया हो जाए तो 1 वक्त का पकता है, कभी ऐसा भी होता है कि वह भूखा सो जाता है। खुदा के लिए महंगाई पे कंट्रोल करो, खाद तेल फसलों पे सब्सिडी दो। वो ज़िम्मेदार बार बार आपने पहले एक फ़िक्रा बोला था कि महंगाई में ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो। ज़िम्मेदार को क्या फ़ायदा होगा? अभी सैलाब आया हुआ है, वहाँ फसलें तबाह हो गई हैं। ज़िम्मेदार जो सब्ज़ी प्रोवाइड करता है मंडी में, मंडी वाला मिडल मैन वही सब्ज़ी वो 30 रुपये किलो में दे के आता है, जहाँ आके 160 रुपये में मिलती है। वही रेडीबान और मिडल मैन और आड़तिया वो मुनाफा कमाते हैं। हमारी तो सब कास्ट ही नहीं पूरी हो रही। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ फाइनली जो चक्की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मियां अरशद मौजूद है। मियां साहब, मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे जो आटा इतना महंगा हो गया, इसके पीछे क्या वजह है? सर, आटा महंगा होने की वजह गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ हैं। जे हम महकमा खुराक की बी टीम है, हम 1995 से गंदम उठा रहे हैं। इस दफ़ा मिलों वालों ने साथ मिल के ब्यूरोक्रेसी के हमें कोटा नहीं लेने दिया और नौबत जहाँ तक आ गई कि 90 रुपये पर केजी आटा चला गया और 30 से 3100 रुपये गंदम हो गई है। लिहाजा हमारी चौधरी परवेज़ लाई से पुरजोर अपील है कि जे इलाके में जो छोटी चक्कियाँ होती हैं, मिनी फ्लोर मिलें जिन्हें कहते हैं, हमारे भी उतनी फ़ीस है जितनी मिल की है, तो हमें गंदम दी जाए और हम महल्ले गली में सस्ता आटा प्रोवाइड करें और अच्छा आटा, तो हमें फौरी गंदम रिलीज़ की जाए। अच्छा मियां साहब, अगर गंदम आपको रिलीज़ नहीं होती तो फिर क्या नतीजा होगा? सर, अगर गवर्नमेंट हमें गंदम नहीं देती पॉलिसी के मुताबिक, हम सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे ज़िला कौंसल हाल के सामने और अपनी चक्कियाँ हड़ताल मजबूरन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिर हमारी रिट भी चल रही है, हम हाई कोर्ट जाने पे मजबूर होंगे कि गवर्नमेंट हर साल हमें इतना तंग क्यों करती है, हमें अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। हम महल्ले गली में सस्ते दामों आटा डीसीओ के हुक्म के मुताबिक हम आटा फ़रोख्त करते हैं। जे जो ब्यूरोक्रेसी है जे हमें हिलने नहीं देती कि आप सस्ता आटा, आप ब्लैक मेलर हैं, आप जे हैं। देखें, एक चक्की वाले को 10 थैले मिलते हैं, एक मिल वाले को 400 थैला मिलता है। वो ब्लैक मेलर वो हुआ कि 10 थैले वाला हुआ? तो लिहाजा मेरी यही अपील है कि सिटी 41 के ज़रिए कि हमें फ़ौरन गंदम रिलीज़ की जाए और हम महल्ले गली में सस्ता आटा दें। जहाँ नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर फूड से रेलिवेंट लोग फार्मर्स मौजूद थे जो अपने गिले कर रहे थे। जिस तरह से डॉलर बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, खाद की कीमतें बढ़ती हैं, बीज बढ़ता है, यहाँ पर फ्यूल बढ़ता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर इनकी जो पैदावारी लागत है वो भी बढ़ जाती है और उसका नतीजा अल्टीमेटली हमने देखा कि जो चक्की का आटा है वो भी 90 रुपये का पहुँच चुका और 100 रुपये तक पहुँचने को। और ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से अब भी ना तरजीह दी गई, अब भी ना इसको टेकअप किया गया, तो ये 100 रुपये फ़ी किलो हो जाएगा और यूँ 2 वक्त की रोटी भी गरीब की पहुँच से दूर होने जा रही है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अगर बात करें महंगाई की, एक आलमी मसला ज़रूर है, लेकिन मुकामी तौर पर हमारे यहाँ जो महंगाई है वो बाकी दुनिया से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और जो यहाँ पर पॉलिटिकली जो अदम इस्तेहकाम पिछले कुछ महीनों से जारी रहा है, उसकी कीमत लोगों को भी देना पड़ी है। जो डॉलर की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई, उसकी वजह से जो तमाम कीमतें बढ़ गई, जो स्टार्टअप बिज़नेस थे वो बंद हो गए, जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसके रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई या बंद होने के करीब हो गई। तो इन हालात में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और जब डॉलर इस तरह से नीचे आ रहा है तो वो तमाम चीज़ें वापस क्यों नहीं आ रही?
इस हवाले से बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंस को देख रहे हैं। राना साहब बताइएगा, स्पेशली ये आपका शोबा है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको एडवाइज़र भी बनाया फाइनेंस के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कीमतें वापस क्यों नहीं आ रही जब डॉलर नीचे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वाकई आपने सही फरमाया कि महंगाई की जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि जब हमें हुकूमत मिली तो ये मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो आपका बॉन्ड था, जो बाहर बैरूनी मुल्क आप फ्लोट करते हैं, वो रुपए का 70 पैसे का बिक रहा था। आज वो वापस 96 पैसे पे आ गया है। इसका मतलब है कि जो दुनिया आपको डिफ़ॉल्ट की नज़र से देख रही थी वो ख़त्म होगी ये बात। इसी तरह आपने डॉलर को भी देखा कि जो 240 250 की बुलंदियां छू रहा था, अब वो दोबारा 213 पे आ रहा है और हमें फिर उम्मीद है कि ये और नीचे आएगा। देखें, महंगाई आपने सही कहा। देखें, कोई भी चीज़ आप जो इंपोर्ट करते हैं, खुर्दनी तेल की बात कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल की, कुकिंग ऑयल की जो आलमी मंडी के अंदर जो कीमतें हैं वो गिरी हैं, लेकिन आज अगर आप उसको मंगवाने का इरादा रखते हैं, खुर्दनी तेल को जो सस्ता हो गया है, तो उसको पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते 30-60 दिन लग जाते हैं। और फिर जो महंगा तेल जो लोगों ने ख़रीदा होता है उसकी भी खपत उन्होंने करनी होती है, उसको ख़त्म करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा गैप आ जाता है, जो है वो कीमतें डॉलर के अंदर, डॉलर को सस्ता होने में और उस जो सस्ती चीज़ है उसको ख़रीदते पाकिस्तान में पहुंचाने में और मार्केट तक आने में। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा रोल सूबों का है कि उनकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो फ़ाल हों। बदकिस्मती से ये जो सूबा है पंजाब, वो इनके हाथ में, PTI में, और वो उनका इरादा इस तरह का कोई नहीं लग रहा। लेकिन हमारी तरफ से जो फेडरल हुकूमत पे ज़िम्मेदारी है डॉलर को काबू करने की, मुल्क को दिवालियापन से निकालने की और डॉलर के अंदर बेहतरी फर्दर लाने की, वो हम कर रहे हैं। और हम अपनी तरफ से जितना चेक एंड बैलेंस हुआ, कि चेक एंड बैलेंस कैसे कि अगर सस्ता खुर्दनी तेल पाकिस्तान में आ गया है तो फिर कुकिंग ऑयल की कीमतें नीचे जानी चाहिए। जी, अच्छा, सनतकार समझते हैं कि अभी जो डॉलर की कीमत है मज़ीद जो फ्लक्चुएट करेगी, कम भी हो सकती है, बढ़ भी हो सकती है, जितनी 2-3 महीनों में जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। देखें, बहुत ज़रूरी है कि डॉलर की कीमत, रुपए की कदर जो है वो एक बैलेंस में आ जाए, और वो ये जो छलांगें कभी ऊपर लगती हैं कभी नीचे लगती हैं, ये दोनों तरफ से किसी ना किसी शोबे को नुकसान देती हैं तो किसी को फ़ायदा देती हैं। तो इसको स्टेबलाइज़ होना बड़ा लाजमी है। देखिए, IMF से हमारा मुआहदा हो चुका है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो चुका है, अब सिर्फ बोर्ड की मीटिंग है जो 29 अगस्त को जो है वो मुनक्कद होनी है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी, और आप देखेंगे कि एक इस्तेहकाम का फॉरेन एक्सचेंज का जो ईरा है, जो दिन है वो शुरू हो जाएंगे। तो उससे ये होगा कि बिज़नेसेस को कॉस्टिंग करने में आसानी होगी, और ये जो फ्लक्चुएशन है कीमतों की, महंगाई की, कि आज जो है वो जिस तरह आपने देखा गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही थी वो कमी की तरफ आई, तो ये एक चीज़ें सारी स्टेबलाइज हो जाएंगी और मार्केट बैलेंस में आ जाएगी। ये कितने दिनों में आप समझते हैं या कितने महीनों में समझते हैं कि ये बेहतरी आ जाएगी, वो चीज़ें जो है वो अपने कंट्रोल में आएंगी, वो जो रियल प्राइस है जो रुपये की वो भी सामने हो? देखिए, मैं समझता हूँ अभी तो रुपए ने और गेन करना है, रुपए ने और ताकतवर होना है। तो ये IMF के मुआहदे के बाद मैं समझता हूँ लगभग 200 या 200 से भी थोड़ा बहुत नीचे जो है वो रुपया जाएगा, और ये मेरा अंदाज़ा है। और मैं समझता हूँ कि जब ऐसा हो जाता है, IMF की ट्रांच आ जाती है, ये अगले 7-8 दिनों में या 10 दिनों में, ये जब हमारा बोर्ड से अप्रूवल हो जाता है, तो एक नया फेज़ पाकिस्तान में जो कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का होगा वो फौरी तौर पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन 3-4 महीनों में आप समझते नहीं हैं कि यहाँ पर जो लोगों का आपने काफ़ी जो है वो साथ खोया है, जिसमें लोग मुखालफ भी हुए PMLN के, प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से क्या सोचते हैं, किस तरह से लोगों को दोबारा अपने साथ मिलाना? देखें, ये आपने सही कहा कि जो हमें सख्त फ़ैसले करने पड़े हैं, जिसमें बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, उससे महंगाई हुई है, लेकिन बदकिस्मती से जिस खाई में इस माशी सूरत हाल में डाला था PTI ने, ये फ़ैसले नागुज़ीर थे। और मैं समझता हूँ कि हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। लेकिन अवाम जो है वो शऊर रखती है, वो जानती है कि ये फ़ैसले अगर हम ना करते तो आज मैं आपको अगर श्रीलंका की मिसाल दूँ तो वहाँ तेल जो है वो 4000 रुपये का भी नहीं मिलता। तो वो बदकिस्मती से वो वाला तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ेज़ ख़त्म हो गया। अगला हमारा टारगेट महंगाई होगा, और हम महंगाई के जिन को जो है वो बोतल में ज़रूर बंद करेंगे। इलेक्शन कैसे बचाएँगे? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जब रियासत बच जाएगी फिर सियासत भी होगी, और जो सियासत है हमारी वो मुल्क के मफाद के लिए है, और हम लोगों को समझाएंगे कि हमने ये जो सख्त फ़ैसले किए ये किन की कोताही की वजह से हमें करने पड़े, और आज अगर आगे आपने मुल्क को लेके चलना है
तो हम बेहतरी भी लेके आएंगे। तो ये चीज़ जो है वो अवाम को ज़रूर, अवाम बाशऊर है पाकिस्तान की, वो झूठे नारों में नहीं आती, उनको हम इंशाल्लाह ताला ये समझाएंगे और वो ज़रूर हमारा साथ देंगे। अच्छा, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का क्या फार्मूला है जिसकी वजह से आवाम की चीखें निकली हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहे हैं? देखिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये मैं अगर आपको बताऊं कि जिस तरह ये जून के महीने में, जो मई के महीने में जो पिछले साल हमारी फ्यूल कॉस्ट थी वो 70 से 80 अरब रुपए की थी, इस साल आपकी जो फ्यूल कॉस्ट आई है वो 200 अरब के करीब आई है। आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट बिल था वो पिछले सालों में 10 अरब डॉलर का था, आज 20 अरब डॉलर का है। तो जो आपकी तेल की कीमतें बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, LNG आपका 10-12 डॉलर से 40-42 डॉलर पे चला गया है। तो ये आलमी मंडी में जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उसकी फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ने की वजह से ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई है। और बदकिस्मती से ये दुनिया भर में ये फ़िनोमेना है कि एनर्जी कॉस्ट ऊपर गई है, तो हमें जो है इस मुल्क में वो बफ़र नहीं था, वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम हुकूमत इस बोझ को लेती। बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा कीमतें जो बढ़ी हैं वो हमें आगे ट्रांसफ़र करनी पड़ी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपका जो है ये 2 महीने के बाद FPA जो है वो गिर जाएगा। इसको जब 2 महीने बाद बिजली की जो ज़रूरियात भी कम हो जाती हैं, यूनिट कम चलेंगे, तो इसको इंस्टॉलमेंट में कर लें, सर्दियों में डाल लें। देखें, पहले भी ये जो फार्मूला है वो 1 महीने के लैग से चलता है। जो आपकी FPA का फार्मूला ये है कि जो मई की कॉस्ट आपने कवर, क्योंकि आप पूरे साल का एक टैरिफ दे देते हैं, एक टैरिफ होता है, तो जब उस टैरिफ में फ़र्क आता है, आपकी फ्यूल की कॉस्ट किसी महीने से बढ़ जाती है तो वो 1 महीने के लैग से फिर लगती है। जिस तरह मई की फ्यूल की कॉस्ट जो है वो आपको जुलाई के बिल में आती है, तो वो ये एक वजह है। जो आपने कहा कि इसको एवरेज अराउंड कर लें, तो वो भी एक मुश्किल जो तरीक़ाकार होगा, क्योंकि आपने रिकवरी करनी होती है, आगे पेमेंटें करनी होती हैं, तो आपके पास अगर कोई खला पैदा हो जाती है पहले ही खसारों में छोड़ के। और इसमें एक और जो अहम नुक्ता है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 1 महीने के लैग से नहीं की। मैं अगर आपको बताऊं कि 1.5 साल पुरानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आज हमें करनी पड़ रही है। यही वजह है कि आपका जो सर्कुलर जो गर्जिशी कर्जा है वो 1100 अरब से 2500 अरब में गया। आप यकीन करें कि जहां गैस के सेक्टर में कोई खसारा होता ही नहीं था, आज वहां भी 1400 अरब का खसारा खड़ा हो गया है। तो ये वो नाअहलियाँ हैं जो आज हमें दुरुस्त करनी पड़ी हैं, क्योंकि आपको दुनिया से डॉलर लेने हैं, तो दुनिया आपके साथ काम नहीं करना चाहती अगर आप ये गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले करें और आप असल कॉस्ट को आगे ना लेके जाएं, जो पिछली हुकूमत ने किया और इस मुल्क को दिवालियेपन की दिहाई पे लेके गए। अच्छा, फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो यहाँ पर अजमल चीमा हार गए, अब आबद शेर अली उम्मीदवार बने हैं। क्या लगता है अगले महीने कैसा इलेक्शन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। वो घबरा रहे थे कि हम हार ना जाएं। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून बेहतरी लेके आई है, डॉलर की शक्ल में बेहतरी लेके आई है, मुल्क को दिवालियेपन से बचाने की शक्ल में बेहतरी लेके आई है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये इस बेहतरी को देखते हुए, और अगला हमारा हदफ जो है वो महंगाई को काबू करना है, तो ये आवाम हमारा साथ देगी और हम एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे और ये सारी सीटों पर फतह हासिल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ राना एहसान अफजल खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, बता रहे थे कि यहाँ पर आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, जो बुरा वक्त था वो काफ़ी हद तक कट चुका है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम की, तो थोड़ा बहुत जो सियासी इस्तेहकाम नसीब हुआ उसकी वजह से और रुपया भी मजबूत हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद है उनका ये मौक़िफ़ है कि रुपया फ़िलहाल मजबूत नहीं हो रहा। इसको भी वो एक आर्जी तौर पर जो है वो डॉलर का डिक्लाइन इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि जो इंपोर्ट है वो बंद की हुई है, तो बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने तक अगर कीमतों में इस्तेहकाम रहता है तो फिर ये समझा जाएगा कि स्टेबिलिटी आ गई है। अदरवाइज़ इसको इंस्टेबिलिटी जो है वो समझा जाता, कंसीडर किया जाता और उसका ये नतीजा निकलता है कि सट्टेबाज फिर एक्टिव रहता है जब तक उन्हें अंदाज़ा हो कि रेट अगर ये वापस जा सकता है, तो फिर जो सट्टेबाज दोबारा से जो डॉलर में इन्वेस्ट करके अपने पास होल्ड कर लेता है। तो ये एक
बड़ा मसला है कि अभी तक जो है वो रुपया मजबूत होने का तासुर मार्केट को बेहतर नहीं कर पा रहा। तो ये यकीनन जो इकानमी के लिए बड़ा जो है वो नेगेटिव चीज़ है कि इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। तो इस हवाले से माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शेख, उनसे हम जानते हैं। शेख साहब, आप क्या समझते हैं जो डॉलर नीचे ऊपर हुआ और दोबारा से नीचे आया, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मार्केट पर? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने मुझे एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और ये जो डॉलर का अभी आपने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये आर्जी तौर पर जो है ना इसको कंट्रोल किया गया है। उसकी एक स्ट्रेटजी जो इन्होंने बनाई है वो बेसिकली स्ट्रेटजी ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, इवन आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, आपका अगर आप चेक करें, एक दो बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, उनके बड़े सारे ऑफिशियल्स को, वो बता रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी डिक्लाइन रह सकती है। उन्होंने एक दो अपने ना यूनिट्स बंद किए हैं, सिर्फ किस वजह से कि इंपोर्ट, उनकी नीडल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो उनकी मशीनरी के लिए जो नीडल चलती है ना, जिससे वो माल बना के एक्सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो वो कहते हैं जी कि हमें वो इंपोर्ट करने की परमिशन भी नहीं दी हुई। ये तकरीबन 1.5 मंथ हो गया है, जो हमारे पास पुराना स्टॉक हमने कुछ 3-4 मंथ का रखा होता है ना, उससे हम गुजारा कर रहे हैं, और वो भी अब 1-1.5 मंथ का रह गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें कम से कम वही इंपोर्ट करने दें। तो बात ये है कि जिनके पास स्टॉक पुराने पड़े हुए थे, उसकी बेसिस पे एक्सपोर्ट तो प्रॉपर चल रही है, लेकिन जैसे जैसे अब कंपनीज़ के स्टॉक, रॉ मटेरियल वो सारे डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट में कमी आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी स्ट्रेटजी इन्होंने रखी यही है कि मेन के कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट डैमेज होती है, होने दें, इंपोर्ट हमने नहीं करने देनी। तो उसका अल्टीमेटली ये हुआ कि डॉलर की तो ज़रूरत ही नहीं रही। देखा जाए तो डॉलर तो तभी चाहिए ना जब आप अपनी इंडस्ट्री प्रॉपर चला रहे हैं, अपनी सारी इकॉनमी चला रहे हैं बड़ी तेज़ी से, जिसमें आपकी इंपोर्ट भी चल रही है, एक्सपोर्ट भी चल रही है, आपका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है, मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही है। अब जब आपने उसमें से मेजर चंक रोक ही दिया है, तो उसके बाद आपको डॉलर की वो ज़रूरत ही नहीं, जिस बेसिस पे ब्रोकर्स को और फॉरेक्स ट्रेडर्स को, उन सबको पता चल गया है, ये डॉलर की ट्रेडिंग करने वालों को भाई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत, हालांकि आप अगर देखें डॉलर के रिज़र्व्स हमारे इस वक्त भी 2019 से लेके अब तक लोएस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉलर 240 से 214-15 पे आ गया है। वजह क्या है? वजह यही है कि उनको पता चल गया है कि जब इंपोर्ट ही नहीं करने देनी, जब डॉलर का फ़्लो ही नहीं होना, डिमांड सप्लाई है ना, जब आपने डिमांड ही उसकी ख़त्म कर दी है कि हमने आपको इंपोर्ट कुछ करने ही नहीं देना, जो थोड़ी बहुत लिमिटेड सी इंपोर्ट है वो भी कंडीशंस के साथ है। स्टेट बैंक कंडीशन लगाता है कि पहले हमें पूरा जस्टिफाई करें, उस पर कितने कितने दिन लगते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिसहार्ट होके उन्होंने इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट, हालांकि उनके मेजर रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना रोक दिए। तो ये मेन वजह है कि डॉलर जो है वो कम तो हो गया है, लेकिन ऑन दी अदर साइड उसका डेंट आपके एक्सपोर्टर पे भी पड़ रहा है, जिस वजह से आपने ये रिसेंटली डाटा भी देखा पिछले मंथ का, उसमें एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई थी। अच्छा शेख साहब, जो पिछले वर्ष में कोई 45 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट रहा हमारा, तो अगर इसका ये हल निकल जाए, कैसा ये हल है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट कम होती है, 30 अरब डॉलर के लगभग रहती है, तो अगर आपकी इंपोर्ट भी इतनी हो तो फिर तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं होगी? अब्दुर्रहमान साहब, अगर ये स्ट्रेटजी ये बड़ी बेहतरीन है, लेकिन मसला ये है कि आपके अपने मुल्क के हिसाब से नहीं है। अगर आप ये यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से देखते हैं तो फिर तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है और वो यही अडॉप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से स्ट्रेटजी इसलिए ये वर्स है कि हमारा सारा कुछ, इवन रॉ मटेरियल भी तो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी वीट इंपोर्ट होती है, हालांकि रिकॉर्ड फसल होती है, उसके बावजूद हमारी डिमांड से कम होती है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमें रशिया से, यूक्रेन से, ये दो, इंडिया से भी पहले हम रब्ता रखा है, हमने कॉटन वहाँ से इंपोर्ट करते रहे। हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारी ज़राअत की चीज़ें भी इंपोर्ट होती हैं। इसी तरह टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है, टेक्सटाइल ही हमारी मेन इंडस्ट्री है, उसका सारा का सारा रॉ मटेरियल, उसकी सारी की सारी मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब वो आप मुकम्मल बैन करेंगे इंपोर्ट पे, तो फिर ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बैन जो करने की चीज़ें हैं वो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, अब वो भी बैन है, लेकिन अगर आप 1.5 मंथ पहले तक देखें तो वो बैन नहीं थी। गाड़ियों की किट्स, कार किट्स और कार के सारे पार्ट्स, वो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेबहा इंपोर्ट्स हुई गाड़ियाँ, उस वक्त रोकने की ज़रूरत थी, और बहुत सारी चीज़ें। तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं,
तो अगर हम वो भी कम करें, उस पर फोकस रखें। मीनवाइल दूसरी साइड पे हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि जब हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो फिर ये स्ट्रेटजी चल नहीं सकती। जब आपने इंपोर्ट डाउन की है तो साथ ही आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी डैमेज होना शुरू हो गई है। शेख साहब, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि जो फूड आइटम्स हमारी हैं वो भी बज़ाहिर जो है यहाँ पर बड़े महंगे दामों मिल रही हैं। आटा 90 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह से दीगर चीज़ें हैं, चीनी की आप देख लें, काटन की देख लें, तो फूड आइटम्स, फिर पाम ऑयल देख लें, कुछ $4.5 अरब का बाहर से मंगवाया जाता है। तो $10 अरब से ज़ायद तो हम फूड आइटम्स ही बाहर से मंगवा लेते हैं। इसका क्या नतीजा निकलता है? क्या महंगाई की ये भी एक वजह है? अब्दुर्रहमान साहब, ये वजह है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम तकरीबन अपने खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद खाने पीने की चीज़ें से लेके तमाम इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, मशीनरी तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी जब अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स कम किए हैं, तकरीबन 38% इंपोर्ट्स कम हुई हैं। रिजल्टेंटली आपकी 24% एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने प्लांट्स शट डाउन करना शुरू किए हैं। जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि गाड़ियां बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्लांट्स बंद किए हुए हैं कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं है। वहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, मतलब हज़ारों फैमिलियों का रोज़गार जुड़ा है। इसी तरह जब एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, ये 24%, बहुत सारी एक्सपोर्टर्स ने भी अपने फुल तो नहीं यूनिट बंद किए क्योंकि उनका वो काम चलता रहता है, तो थोड़े थोड़े यूनिट्स बंद किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ निकाले हैं। लेकिन लोकल टेक्सटाइल आपके सामने है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। दूसरी साइड पे जब इस तरह से महंगाई बढ़ती है, एक तरफ से बेरोज़गारी और वो हमारे बिज़नेस में कमी आती है, तो ये डबल डैमेज है। इससे क्राइम भी बढ़ेगा, इससे हमारा दूसरा रोज़गार और लोकल और दूसरे बहुत सारे मामला डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, इसमें ये आपकी बात बड़ी वजह है कि रोज़गार जब मुतासर होता है तो फिर ये पैसा जो है वो अल्टरनेट कहाँ पे जाता है? पैसा ऑब्वियसली सर्कुलेशन में ही कम हो जाता है ना। अब आप ये देखें कि शरह सूद बढ़ाई जा रहे हैं स्टेट बैंक, क्योंकि उनके माइंड में है, या इंटरनेशनल तौर पे यही कहा जाता है कि स्टेट बैंक जब शरह सूद बढ़ाता है उसका मतलब ये होता है कि उसने महंगाई को कंट्रोल करना है, कि पैसे की सर्कुलेशन मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि उसकी सर्कुलेशन बढ़ भी गई हो, इसके बावजूद वो कैपेसिटी, परचेजिंग पावर नहीं है, तो हमारी जो डिमांड है बेसिक्स वो भी पूरी नहीं हो रही। तो ये स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान के हिसाब से बेहतर नहीं है, इसका डैमेज ही हो रहा है अल्टीमेटली। ना कोई कंपनियां आगे जो पहले लोन लेके अपने टेम्पररी अपने मसाइल रिजॉल्व भी कर लेती थी, अब वो भी नहीं ले रही, कि इतनी कॉस्टली जो फाइनेंसिंग है इतनी कॉस्टली हो चुकी है कि वो अपने रोज़मर्रा के ऑपरेशन के लिए भी वो परचेज़ नहीं करना चाहते कुछ जो कि लोन के ज़रिए। तो ये डैमेज तो हो रहा है। अब इस पे क्या कह सकते हैं कि पैसा किधर जा रहा है। इन्फ्लेशन जब होती है, पैसा जिधर भी जितना मर्जी सर्कुलेट हो जाए, वो किसी की परचेजिंग पावर से नीचे होता है, तो वो उसकी फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, इसका जो नतीजा निकलेगा, मतलब आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद होगी? महंगाई तो शायद कम हो जाए, क्योंकि आलमी मंडी में अगर ये 1.5 मंथ में अगर आप चेक करें अब्दुर्रहमान साहब, तो तकरीबन तमाम जो बड़ी रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं 25 से 40% के दरमियान कमी हो चुकी है। चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो आपका, और कोई चीज़ आप देख लें। RLNG अभी भी थोड़ी सी डिप ज़रूर लगी है, लेकिन अभी भी वो खैर एक्सपेंसिव है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बहुत रिड्यूस हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया एंटीसिपेट कर रही है कि कोविड के बाद ये पहली दफ़ा एक बड़ा रिसेशन आने वाला है। ये 2023 जो माशी साल है इसके इख्तिताम तक, तो इस वजह से एक तो वो बेरोज़गारी बढ़ेगी और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा बढ़ेगी, और वो अभी से शुरू हो गया काम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई तो कम होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि आलमी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं। दूसरी तरफ डॉलर भी अब हमारा कम हुआ है, लेकिन उसका जो रिलीफ है निचले लेवल तक नहीं पहुंच रहा। आपके ख्याल में बेहतरी कैसे आ सकती है? सर, बेहतरी वही है कि हमें अपनी ये शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हम 75 साल से शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ पे ही काम कर रहे हैं कि जी 2-3 साल बाद कोई हुकूमत गिर जाती है, 2-3 साल के लिए कोई पॉलिसी बनती है। ये माशी इस्तेकाम और माशी पॉलिसियाँ 2-4 साल के लिए नहीं होती, ये कम से कम 20 साल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के होनी होती है। अब आप देखें, IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया की $149 बिलियन की हुई है, पाकिस्तान की $2 बिलियन की है। $300 मिलियन की है जी फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल आइटम्स, उनकी $24 बिलियन की है। $21 बिलियन की उन्होंने हाई टेक जो सर्विसेज हैं वो दी हैं, और पाकिस्तान ने $300 मिलियन की दी हैं। और इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं। चले वो बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी बड़ी है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हम उनका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकते।
ये तो 100वें हिस्से से भी हम मतलब 1% 2% उनकी टोटल एक्सपोर्ट का बनता है। तो स्ट्रेटजी वही है जो इंडिया ने, चाइना ने अडॉप्ट की है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, आईटी, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ये तमाम चीज़ें जब हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इसको प्रमोट करेंगे, हुकूमत इनके लिए पॉलिसी बनाएगी। गाड़ियां हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तमाम कंपनियों से हमारी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए हैं कि आप जापान, चाइना से जो गाड़ियों की कंपनियाँ हैं, हम आपसे ही रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो जब हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, सारा कुछ इंपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान ऐसे ही इकॉनमी उसकी शक्ल ही रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर ना सिर्फ कि एग्रीकल्चर बल्कि इंडस्ट्री और तमाम शुबा जात इनहतात का शिकार है और वहाँ पर प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं क्योंकि हम अपना खाने पीने समेत तमाम अशिया जब बाहर से मंगवाने के पाबंद होंगे तो हमारे रुपए पर भी बोझ बढ़ेगा और जब रोकेंगे यहाँ पर ग्रोथ रेट है वो कम होगा, जॉब्स लोगों की जाएंगी, हुकूमत का टैक्स कम इकट्ठा होगा। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की अशद ज़रूरत है, जो कि इकॉनमिस्ट की जानब से बताया भी जाता रहा है कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ है वो इस तरह से फ़ायदा नहीं दे सकती। नाज़रीन, कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो इसके अलावा मकामी तौरों के साथ कारोबार उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।